नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पौड़ी गढ़वाल सीट में आने वाली रामनगर विधानसभा में सीएम धामी पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। सीएम ने कहा कि 2014 में ही बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। 2019 में जीत ऐतिहासिक रही, जबकि 2024 में रिकॉर्ड वोट से हमारे कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस के कोई नेता चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं थे। बमुश्किल कांग्रेस 5 सीट्स में उम्मीदवार खड़े कर पाई। सीएम धामी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और कहा कि पौड़ी में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी उम्मीदवार है। देखिए, 2014 से ज़्यादा 2019 में उत्तराखंड से 5 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था। और 2024 इन दोनों चुनावों से ज़्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज जमकर नामांकन हुए। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। भट्ट ने उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत नैनीताल उधम सिंह नगर जिलों के बीजेपी विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस दौरान बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स की लगातार तीसरी बार जीत का दावा किया। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन के बाद रुद्रपुर के गांधी मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई, जिसमें सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता वोटिंग के दिन का इंतजार कर रही है और 4 जून को सभी लोग दिवाली मनाएंगे। वहीं धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का विकास हो रहा है। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पहुंचकर अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल और वरिष्ठ विधायक तिलकराज पेहर समेत नैनीताल उधम सिंह नगर जिलों के कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता जोश में दिखे और उन्होंने नैनीताल को कांग्रेस की परंपरागत सीट करार देते हुए जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग सांसद अजय भट्ट के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठाए। मन बना लिया है कि जनता इस बार सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को और बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और हम सबका लक्ष्य एक है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का लक्ष्य एक है कि विजय जीत, और हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, अनुभव जरूर होगा उनके पास, लेकिन उपलब्धियां नहीं है। उम्र बढ़ती चली गई और अनुभव मिलता चला गया, पर उपलब्धि के नाम पे जीरो। पिछले 5 वर्ष से वो सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, अपनी सांसद निधि का ही उपयोग नहीं कर पाए। 40% उपयोग किया। यानी जो सरकार ने जनता की भलाई के लिए, विकास कार्यों के लिए जो सरकार देती है कि आप अपने वेग से खर्च कीजिए, आप उसे ही बचा के चल गए। तो ये जनता जानती है कि वो बिल्कुल निष्फल रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा ने आज अपना नामांकन कर दिया। वहीं प्रदीप टमटा के नॉमिनेशन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस ने अल्मोड़ा शहर में रोड शो निकाला, जिसमें पार्टी के नेता और विधायक भी मौजूद रहे। गांधी पार्क से पूरे बाजार में रोड शो निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को डरा रही है और अल्मोड़ा में बड़ी जीत का दावा किया। उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली, तो हम तो बदलाव के और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। जब आपके साधनों को रोका जाता है, बीजेपी किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को कोशिश कर रहे ईडी सीबीआई से डराकर जेलों में डालने की और उनको रोकने की, दूसरी तरफ 14,40,000 का केवल मामला है कांग्रेस का, जिसमें विधायक और सांसदों ने जो अपनी तनख्वाहों से पैसा दिया था, वो कैश दिया था, तो उसको लेकर एक मामला सेट किया गया। 14,40,000 के केस में 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 5 प्रस्तावकों के साथ वीरेंद्र रावत ने नामांकन दाखिल किया और दावा किया उत्तराखंड की सभी 5 सीटें इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी के 5 लाख से ज्यादा के मतों से जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि यह केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। हरिद्वार में कांग्रेस की जीत निश्चित है। जन सैलाब जो है सड़कों पर निकल आया है, वो साबित करता है कि हरिद्वार, न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन की लहर है। अब देखिए, वो तो उनके तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कुछ भी कहते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी प्रत्याशियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किए। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद कासिम ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीएसपी नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे जमील अहमद ने कहा कि बीएसपी हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने विकास को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उनके साथ ही ठीक रहेगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी प्रचार अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। अनिल बलूनी ने आज अपने प्राइमरी टीचर रहे अवतार सिंह बिष्ट से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने उनके गांव मकलोड़ी में जाकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने अवतार सिंह बिष्ट का सम्मान भी किया। बलूनी ने बताया कि उनकी प्राइमरी शिक्षा नकोट गांव में हुई और वहां पर अवतार सिंह बिष्ट तैनात थे। अनिल बलूनी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा बलूनी ने कई जगहों पर लोगों से मुलाकात की और नुक्कड़ सभाएं भी की। लोकसभा चुनाव में लगातार दल बदल की राजनीति जमकर हो रही है। वहीं आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है, जिससे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत के पास अब कुछ नहीं बचा है और कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है। लोग इस समय बीजेपी की ओर देख रहे हैं। अब हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, वो बोलते ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उनके पास इसके अलावा रह क्या गया है। और इसलिए तमाम लोग आज भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के मान के लिए अच्छा काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी का सुपारी किलर बताया। हरिद्वार में हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से बिहार में ओवैसी की पार्टी ने वोट काटकर तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया था और तेजस्वी सरकार बनते बनते रह गई, उसी तरह का प्रयोग बीजेपी उत्तराखंड में भी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कई सुपारी किलर खड़े कर रखे हैं जो धनबल के जरिए कांग्रेस के वोट काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगे हुए हैं। जनता ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नकारेगी। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार समेत प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रही है। वोट काटने के लिए जो है सुपारी किलर के तौर पर भेजे जा रहे हैं,
मैं उन लोगों पर कमेंट नहीं करता हूँ। जनता ही जो है उनको नकार करके, उन पार्टियों को नकार करके उसका जवाब देगी। हमने बिहार में परिणाम देखा है कि किस तरीके से ओबीसी की पार्टी ने सुपारी किलर का काम किया था और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। 19 अप्रैल को प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और आयोग ने पहली बार सक्षम ऐप तैयार किया है जो बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स की मदद करेगा। ऐप के जरिए कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग मतदान के लिए व्हीलचेयर, डोली के साथ गाड़ी की भी व्यवस्था के लिए आयोग से मदद ले सकता है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत हो। प्रदेश में करीब 65,000 बुजुर्ग और 80,000 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से करीब 2500 लोगों ने सक्षम ऐप के माध्यम से व्हीलचेयर और डोली की मांग की है। उत्तराखंड में 83 लाख वोटर्स हैं जो इस चुनाव में वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार 75% वोट का टारगेट रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना चुनाव आयोग को उत्तराखंड में आसान नहीं है। राज्य बनने से अब तक लोकसभा के 4 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड कभी भी वोटिंग के नेशनल एवरेज तक नहीं पहुंच पाया। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई। तब उत्तराखंड में 61.88% लोगों ने लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लिया, लेकिन तब भी ये नेशनल एवरेज से 67% से 5% कम थी। इस वर्ष की विशेष जो एक प्रयास निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, उसमें टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये हर बूथ के लिए बनाया गया है, जिसके आधार पर बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड राज्य में हमने हर बूथ का टिप के आधार पर उनकी जो जो कमियां हैं उसको चिन्हित किया है और जहां पे मतदान प्रतिशत कम रहा है, ऐसे बूथों पर किस कारण से मतदान का प्रतिशत कम हुआ, इस पर समीक्षा की गई है और उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखी चिट्ठी में जोशी ने विकेश की जांच करने की गुजारिश की है। इसी महीने की 5 तारीख को विकेश नेगी ने विजिलेंस विभाग को आरटीआई से हासिल कागजातों के बल पर कैबिनेट मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति होने का दावा करते हुए मंत्री की जांच की मांग की थी। जवाब में मंत्री जोशी ने सीएम धामी को 22 मार्च को लिखी चिट्ठी में कहा कि उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव के माहौल में जानबूझकर भ्रामक जानकारी दी गई है। मंत्री ने चिट्ठी में लिखा कि उनके बेटे मयंक, बहू लड़की नेहा और उनका परिवार उन पर 2008 के बाद आश्रित नहीं है। 2007 से लगातार विधायक जोशी का दावा है कि उन्होंने विधायक और मंत्री के तौर पर आज तक अकेले 2 करोड़ बतौर तनख्वाह और भत्ते प्राप्त किए हैं। इसके अलावा उन्हें करीब 5 लाख रुपए सालाना कृषि से आमदनी होती है। इस बीच उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी बेची, जिसमें उनको धनराशि मिली। जोशी ने झूठी जानकारी देने के लिए विकेश नेगी की पड़ताल करने की बात कही है। अपने दावे के समर्थन में मंत्री ने दोहराया कि उनको सार्वजनिक जीवन में करीब 2 करोड़ तनख्वाह मिली है, जबकि विकेश ने अपनी कथित खोज में इसे 36 लाख बताया है। देहरादून से खबर है, लंबे समय से फरार चल रहे इनामी हिस्ट्री शीटर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर दीपक सैनी को गिरफ्तार किया गया है। दीपक सैनी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और सैनी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लड़ाई झगड़े के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हैं। एसटीएफ को मुखबिर से खबर मिली थी। इसके बाद प्रेमनगर के विदौली से हिस्ट्री शीटर दीपक सैनी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से खबर है, यहां पर डोईवाला के पास एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। आज सुबह डोईवाला से देहरादून की ओर जा रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही दूसरी कार इसकी चपेट में आ गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डोईवाला थाना क्षेत्र के कुंवावाला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। विकासनगर के बड़नू गांव के पास एक गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी में नकदी फसल भरी थी, जिसमें ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे कि अचानक ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को पहाड़ी की साइड चढ़ा दिया, जिससे वो सड़क पर ही पलट गया और खाई में जाने से बच गया। वहीं गाड़ी में बैठे लोगों को हल्की चोट आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
कोटद्वार और दुगड्डा के आसपास के इलाकों में हाथियों का आतंक बना हुआ है। दुगड्डा के बसियू सर गांव में जंगली हाथी ने 60 साल के बुजुर्ग को घायल कर दिया। बुजुर्ग को घायल हालत में 20 अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कोटद्वार के सने रामपुर इलाके में देर रात हाथियों का झुंड गेट तोड़कर खेत में घुस गया और फसल रौंद डाली। हाथियों से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त लगाने की मांग की है। हमारे गांव में हाथी आया था, उसने हमारा गेट भी तोड़ दिया। पहले दिन भी आया था वो, दूसरे दिन उसने हमारा गेट तोड़ दिया और हमारे पड़ोस में गेहूं का नाश कर दिया उसने। और हमें हाथी से खतरा है और वो एक दिन हमारे पीछे भी भागा था हाथी। कल जो है हाथी रात को 2 बजे जो है हमारा गेट तोड़ के हमारे घर में आ गया था और उसके बाद उसने हमारे चौक की जो है फुलवारी को तोड़ा और पास के गेहूं के खेत में उसने गेहूं की फसल पूरी रौंदी और हमारे घर की टंकी जो पानी से भरी हुई थी उसमें उसने पानी पी के टंकी वगैरह पलटा दी थी। आगे बढ़ते हैं। मन्नत पूरी हुई और सबसे पहला गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य भी मिल जाए। देहरादून के ऐतिहासिक दरबार साहिब में लगने वाले झंडे मेले में कुछ ऐसी कहानियां देखने सुनने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर साल होली के 5वें दिन लगने वाला झंडा आरोहण इस बार 30 मार्च को है, जिसकी रंगत इन दिनों देखने लायक है। झंडे में इस बार दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाएगा, जिनको सिलने का काम इन दिनों जोरों पर है। दरबार साहिब में कहीं लंगर लगे हैं तो सरोवर में भी साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इन सब में खास है लोगों की दरबार साहिब में आस्था। श्रद्धालु यहाँ हर साल दूर दूर से आते हैं। जालंधर से गिलाफ लेकर आई मनप्रीत बताती हैं कि उनके शादी के 11 साल बाद संतान हुई। उनकी बहन ने दरबार साहिब में बहन की सूनी गोद भरने की मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने पर उनका परिवार गिलाफ चढ़ाने आया है। वहीं वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उनका नंबर सबसे पहले गिलाफ को चढ़ाने के लिए भी आ गया। हाँ, मेरी बेटी के लिए मैंने बोला था, अपनी बेटी के लिए ना गिलाफ चढ़ाने के लिए ना, तो वो मेरी बहन ने चढ़ाया है। हाँ जी, बहुत खुशी मुझे आज हुई है। उसके कर्मा में जिसमें है, जिसके कर्मा था उसी का चढ़ता है। ये नहीं भी इतना नंबर आ गया, 1 आ गया, कहते हैं मेरा 1 दे दो, 2 दे दो, वो नहीं। जो जिसकी कर्मा में है, पहले बाबा जी को छूना, जैसे अपा बनैन पहनते हैं, वही जोड़ा जाएगा पहले। वहीं दरबार साहिब में रोजाना लंगर बनाने वालों की भी होड़ है। दिन में तीनों वक्त लंगर लगा है, जो 10 दिन तक रोजाना चलेगा। वहीं दरबार में बच्चों के मुंडन संस्कार कराने भी लोग आते हैं। इतनी संगत बना रही है कि जो बीबियां पंजाब से आउंदियां हैं वो भी लंगर बना रही हैं, साडे हलवाई भी लंगर बनाते हैं। लेकिन साडी जिन्नी संगत आती है, साडी ये छड़दा है कि असी लंगर तैयार करके आई संगत सारी सेवा करिए। यहाँ तो मतलब जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़ और विदेशों से भी संगत आ रही है और ये जो है झंडे तक संगत आती ही रहेगी। अभी तो मुरादाबाद जरा यूपी वगैरह है ना, उधम श्रीनगर वगैरह से संगत आ रही है। इसके बाद हमारा 1-2 दिन बाद इनका चढ़ावा होगा, उसके बाद महाराज जी इनको आशीर्वाद देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आस्था के साथ दरबार साहिब में आ रहे हैं और अगले 10 दिन तक आस्था का ऐसा ही हुजूम देखने को मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी इस समय तेज हो गई है। यात्रा मार्ग पर इस समय कई जगह बर्फ जमा है। बर्फ हटाने का काम डीडीएमए द्वारा किया जा रहा है। अभी भी केदारनाथ धाम से हेलीपैड तक मार्ग से 3 फीट तक बर्फ हटा दी गई है। बर्फ हटाने में 95 मजदूरों को लगाया गया है। रामबाड़ा से छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, भैरव ग्लेशियर, कुबेर ग्लेशियर आदि स्थानों से 50 से 80 फीट तक की लंबाई और 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक बर्फ हटाने का काम किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और कुत्ते के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो होली के दिन का बताया जा रहा है, जो कि रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर का है। इसमें 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था।
इसके बाद जमकर मारपीट की गई। वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। में वादी महेश कुमार के द्वारा तहरीर दी गई और उसके आधार पर संबंधित विपक्षी गणों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 452, 506 और 354 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।